अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायर है। मैं हूँ ब्लिंको टेक्नोलॉजीज़ का को-फाउंडर और सीईओ, और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ ब्लिंक की टेबल टॉक्स एपिसोड नंबर 2 पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं राशिद, असद, सईद जो कि को-फाउंडर और सीईओ हैं NY212, जो कि एक लाहौर का सबसे मशहूर पिज़्ज़ा ब्रांड है। और राशिद भाई के बारे में मैं एक दो बातें करूंगा एंड वाई वी इनवाइटेड हिम टू दिस टेबल टॉक्स। एंड इस टेबल टॉक्स का पर्पस क्या है, मैं दोनों चीज़ें कुछ ब्रीफली बताऊंगा। सो टेबल टॉक्स का पर्पस ये है कि एज़ वी ऑपरेट इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हम चाहते ये थे कि हम उनके लिए नॉलेज क्रिएट करें, ऐसा कंटेंट क्रिएट करें और नॉलेज शेयरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जिससे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स भी, और जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जो अभी एक डिफरेंट लेवल पे हैं, सिंगल आउटलेट पे हैं, हाउ कैन दे ग्रो सो दैट वी कैन कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। और उसमें नॉट जस्ट अबाउट ई कॉमर्स या जो ब्लिंक प्रोवाइड करता है डायरेक्ट ऑर्डरिंग चैनल्स उसके बारे में बात करें, बट ओवरऑल रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बात करें। राशिद भाई को इनवाइट करने का रीज़न ये है कि ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु हैव अ वेरी सॉलिड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और स्पेशली जब कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग होता है उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने ज़िंदगी में वो स्ट्रक्चर्स, वो सिस्टम्स, वो लार्जर P&Ls देखे होते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू एस्पायर टू बिल्ड व्हेन यू आर डूइंग योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा बंदा जो इस बैकग्राउंड से नहीं आता वो एंटरप्रेन्योरशिप कर लेता है, शायद उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है बट वो बिग थिंकिंग नहीं कर पाता। सो ओवर टू राशिद भाई। थैंक यू सो मच राशिद भाई फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you very much for having me, Sair. सो राशिद भाई, विल स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। सो ब्रीफली कुछ बताएं हमें अपने बारे में। हाउ डिड यू स्टार्ट दिस, क्या बैकग्राउंड है आपका प्रोफेशनली, एजुकेशन वाइज? So basically, Sair, I have an MBA Okay. from a good university from UK. और उसके बाद corporate sector के अंदर मैं join किया, and I have served in different sectors of Pakistan. So I've worked in pharmaceuticals, I've worked in steel, and I've worked in the fertilizer, जो कि agri sector की backbone है पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद फिर I finally ventured into my own venture, और अब वही कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। और किस यानी फाइनेंस, मार्केटिंग, किस तरफ आपका So I have फोकस रहा है? majors in marketing strategy. Okay. That is my forte as well. और so strategy मेरा एक passion भी है, बिल्कुल ठीक। business के लिए भी, marketing के लिए भी, तो बिल्कुल that's what I do. सो आई थिंक लेट्स गेट इनटू स्ट्रैटेजी से पहले आई थिंक जो चीज़ आती है विजन होता है। सो NY212, आई थिंक लाहौर में जो भी बंदा होता है उसने इस ब्रांड के बारे में सुना होता है, बहुत सारों ने इसको ट्राई भी किया हुआ होगा। विजन क्या है ब्रांड का, क्या बनना चाहते हैं? देखें, इसको स्केल करना है, पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है इसको। सो इमीडिएटली इसको इंशाल्लाह ताला वी हैव टू टेक इट द इस्लामिक वर्ल्ड, KSA है, मलेशिया है, टर्की है, UAE है, और उसके बाद इंशाल्लाह इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Very interesting, and I think very inspirational because we have not seen many Pakistani brands going outside of Pakistan. So पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान से आज तक हमें ऐसे ब्रांड्स क्यों नहीं मिलते, सिवाय आई थिंक बारबेक्यू टुनाइट है जिसकी कुछ ब्रांचेस मिल जाती हैं सऊदी में, बट QSR में हमें कोई ऐसा ब्रांड नहीं मिलता पाकिस्तान से जो बाहर गया हो। आई नो ऑफ OPTP के उन्होंने डिलीवरी हीरो, फूड पैंडा के साथ मिलके कुछ इंटरनेशनल एक्सपेंशन की थी, उसके अलावा नहीं। सो व्हाई डू यू थिंक वी हैव नॉट डन इट बिफोर? आई थिंक विजन नहीं है। आई थिंक सो जब भी आप किसी बिज़नेस को स्केल करने की बात करते हैं या किसी भी ब्रांड को डेवलप करने की बात करते हैं, मैं आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्री की एग्जांपल्स देता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर, विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड, आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि टोल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। और मैं उनसे भी ये सवाल पूछता हूँ कि यार आप, एंड दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क, मतलब कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि ग्लोबल ब्रांड्स के लिए अप टू 30-40% प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट? डो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ग्लोबल ब्रांड्स के लिए toll manufacturing, right, which is third party manufacturing. Okay, contract manufacturing. So you have the brand, and I am producing it for I am us. carrying out the manufacturing activities on your behalf, ठीक है? And then of course we are marketing it globally. बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन वो ब्रांड सारा कुछ लेके जा रहा है टेक्निकली, तो पाकिस्तान इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क दैट वे, लेकिन विजन की वजह से और इस वजह से कि बिजनेस की स्केलेबिलिटी नहीं सोचते, जिसकी वजह से ब्रांड्स इवेंचुअली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते ग्लोबली पाकिस्तान को। अच्छा, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी या पाकिस्तान का फ्यूचर वो इस चीज़ के साथ टाइड अप है। यू हैव टू हैव FDI, यू हैव टू हैव फॉरेक्स, यू हैव टू हैव ब्रांड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मनी टू पाकिस्तान, राइट? सो अब वो कैसे पॉसिबल होगा?
when your brands have hundreds of thousands of outlets globally, and you are settled in or based out of Pakistan. So that is the way the business should go. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव से भी देखते हैं तो जो चीज़ हमें नज़र आती है कि जो डॉलर क्राइसिस अभी चल रहा है पाकिस्तान में एज वी स्पीक, श्रीलंका की हम एग्जांपल देखते हैं, तो डॉलर किसी भी कंट्री आने के तीन ही रास्ते हैं जो मोटे मोटे होते हैं। या रेमिटेंस आएगी, या एक्सपोर्ट्स होंगी, या IMF या किसी कंट्री से आप लोन लेंगे, राइट? देयर इज़ नो फोर्थ वे। सो आई थिंक दैट्स वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज, क्योंकि IMF और कंट्रीज़ वो तो गवर्नमेंट का ही काम है। रेमिटेंस एक लिमिट तक आएंगी। व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल, आई थिंक पीपल लाइक यू, अस एंड वाचिंग, आई थिंक व्हाट वी वेयर वी कैन रियली कंट्रीब्यूट एंड हेल्प आवर कंट्री रिगार्डलेस ऑफ जो भी गवर्नमेंट है, जो भी कोई काम कर रहा है, इज टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। माइंडसेट चेंज करें अपना, जो इम्पोर्ट ड्रिवन। और आप किसी भी बिजनेस के अंदर जब डिस्कशन में जाएंगे तो 98% पीपल वुड कम अप विद इम्पोर्ट ड्रिवन प्लान्स। कंटेनर मंगवा लेते हैं, शालमी में बेच देते हैं, अंडर इनवॉइसिंग करा लेते हैं, 5% जेब में डाल लेते हैं। सो उसकी जगह आप एक्सपोर्ट प्लान्स कितने आते हैं? सो चेंबर यहाँ पे है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। आप जाके अपने मार्केट सेगमेंटेशन निकाल लें एंड यू विल गेट टू नो द आइडिया कि मैं किस इंडस्ट्री के अंदर किस लेवल की एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। उसकी एक्सपर्टीज डेवलप करें, स्किल सेट डेवलप करें और काम शुरू करें। एक अगर मैं सवाल पूछूं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जब ब्रांड्स पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो वो ब्रांड बिल्डिंग पे ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, या ऑपरेशंस और स्टैंडर्डाइजेशन पे जो परहैप्स डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट्स, बर्गर किंग ने क्रैक किया है, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे? एंड वेयर शुड एन एंटरप्रेन्योर हु इज़ एट योर स्टेज, या जो आपसे थोड़ा सा और आगे हैं, परहैप्स 20 outlets, 25 outlets, 30 outlets में है, if they want to go outside of Pakistan, where do you think they'll struggle and what they can do to avoid that pitfall? देखिए, अनफॉर्चुनेटली दोनों जगह पे करेंगे। आप ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर भी करेंगे और आप ऑपरेशन की स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर भी करेंगे, लेकिन दैट्स वेयर द फन पार्ट लाइज एज वेल। यू नो, आपने अपनी गेम इंप्रूव करनी है, तो आप ये नहीं होगा कि आप एक गेम जो आप पहले नहीं खेलते आए, यू नो, रिलीजियसली दैट वे, तो आप जब जाएंगे तो वहाँ जाके आप चार चांद लगा देंगे, यू नो, बट दैट वे, दैट डिवाइन इंटरवेंशन परहैप्स विल नॉट वर्क दैट वे। आप कर ये सकते हैं कि आप यू स्टार्ट प्लेइंग विद द बेटर प्लेयर्स। आप अच्छे ब्रांड्स के को देखेंगे, उनसे कुछ, यू नो, यू लर्न समथिंग आउट ऑफ देम, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल हैव डाइवर्स टीम्स एज वेल, यू नो। So if I am working in 35 countries, for instance, that means that I've got 35 nationalities working under one brand. So imagine the kind of diversity this approach is going to bring to Pakistan, you know, that way, to the company itself, obviously, but at a large scale to Pakistan. And that is what we require. So हमें diversity चाहिए, और हमें, और एक लर्निंग कर्व जो है वो हमें अपना वो करना पड़ेगा। So we have to reduce it, you know, learn as quickly as possible and implement those learnings. बिल्कुल ठीक। एक सवाल, अगर हम NY212 के बारे में पूछें कि when did you start, how many branches are there currently, कितनी franchised हैं, कितनी company owned हैं, और roughly number of orders, यानी आज तक कितना किया होगा, ताकि एक scale का idea हो जाए सुनने वालों को। So I'll try to answer it in the same order. NY212 was conceived around 9 years ago जी। मैं आई एम अ फूडी माई सेल्फ। पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद था और बहुत ज़्यादा मैं ऑर्डर करता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो पिज़्ज़ा मेरा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंज्यूम फूड होता था। एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज कि पाकिस्तान के अंदर एवरी टाइम दैट आई यूज्ड टू ऑर्डर फ्रॉम माई फेवरेट पिज़्ज़ा प्लेस, तो टेस्ट की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती थी। वो कभी, यू नो, एट वन पॉइंट आज बहुत अच्छा लगा जी, द फॉलोइंग डे और द फॉलोइंग वीक वो इतना ज़्यादा उस टाइम, अच्छा, आई कुड नॉट एट दैट टाइम स्पॉट कि ये सैनिटाइजेशन का जो वेरिएंस है इन द टेस्ट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सैनिटाइजेशन। तो उस चीज़ को, सो आई थॉट कि जो चीज़ पसंद है सबसे ज़्यादा उसके ऊपर वो करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। तो अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट वे, बहुत सारी कॉल्स की इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, टू फिगर आउट व्हाट इज़ द बेस्ट इक्विपमेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता था। सो आई हैड टू लिटरली स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच दैट वे। रेसिपीज़ कैसे डेवलप होंगी, उनकी सैनिटाइजेशन कैसे होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको फास्ट फॉरवर्ड करके वो 9 years, वी हैव सोल्ड मिलियंस ऑफ पिज़्ज़ास अल्हम्दुलिल्लाह विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स दैट वे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी डाइवर्स बट अ वेरी लॉयल कस्टमर बेस अल्हम्दुलिल्लाह। Franchised company owned outlets अभी? So basically as of now we have got 4 branches जो कि company owned हैं, और 2 हमारी हैं franchise हैं, और तीसरी के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं।
what has been the learning in franchising business, good, bad? What are the pitfalls that you would advise to aspiring entrepreneurs to avoid if they're thinking of franchising? अच्छा, सो फ्रेंचाइजिंग के अंदर ना देखिए, सिर्फ एक पैसे का जो फैक्टर है ना, उसको जहन में कभी भी नहीं रखना चाहिए. सो इफ़ आई एम टेकिंग अ फ्रेंचाइज ऑफ अ सर्टेन ब्रांड, तो इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आई जस्ट वांट टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, यू नो. सो आई आई शुड लव द ब्रांड, यू नो. ब्रांड की डेवलपमेंट बिल्कुल एक बच्चे की तरह होती है, यू नो. आप उसको बिल्कुल छोटे से बड़ा करते हैं, उसको आप पालते हैं. यू लव द ब्रांड जस्ट लाइक यू लव योर चाइल्ड. एंड देन ऑफ कोर्स उसकी शॉर्ट कमिंग्स जो होती हैं उसको भी आप वक्त के साथ साथ उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं. तो जब आप फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर आते हैं, इसमें सबसे बड़े पिटफॉल्स तो ये हैं कि एक्सपीरियंसेस नहीं होते. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आपको मैं वेरी क्विकली, अगर आपको मैं वेस्टर्न मार्केट्स की एग्जांपल दूं, दे डू नॉट franchise their brand to anybody who does not have the relevant experience. So why do you think you do that? That's because they want to mitigate the risks or the potential challenges that that individual or that particular franchise can bring on to their business as a whole. And that's what they are avoiding. तो अच्छा, so मैं आपको KFC की example देता हूँ. You cannot have a KFC franchise unless you're an existing franchisee already. यू नो. सो दैट वे दे आर एक्सपैंडिंग देयर फैमिली. वो अपनी फैमिली के अंदर ही देते हैं फ्रेंचाइज, वो किसी को बाहर नहीं देते. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस. में पार्टली आपके जवाब भी इस क्वेश्चन का जवाब इस चीज़ में लाया करता है कि हमारी वो स्टैंडर्डाइजेशन या जो फ्रेंचाइजीज़ हैं और द पोटेंशियल पार्टीज़ हैं, वो दे आर परहैप्स नॉट दैट इक्विप्ड दैट वे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. अच्छा, फिर जो फ्रेंचाइज दे रहा है वो खुद भी इतना इक्विप्ड नहीं है. You know, so that doesn't really gel in well as far as the business is concerned. So I think what is required is कि businesses खुद बहुत ज़्यादा equipped हों with the relevant expertise, with the relevant knowledge, and only then they can be responsible for acting as a training institute for the potential investors. You know, so you have to basically ये franchise game पाकिस्तान के अंदर आपको build करने की ज़रूरत है from the scratch. तो आपका as a business role बहुत important है उसमें. तो अगर मैं आपसे कहूँ कोई 3 चीज़ें ऐसी बताएं जो ब्रांड फ्रेंचाइजिंग शुरू करना चाहते हैं, दे शुड हैव इट एज अ मस्ट हैव, कि वो उसके बगैर करेंगे तो फ्रेंचाइजिंग विल बी अ डिजास्टर. वो 3 चीज़ें क्या होंगी? So first and the foremost is कि वो आपका core business होना चाहिए. मतलब वो आपने side hustle, you know, कोई साइड किक नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट और द एम्बिशन के लोग चाहते हैं कि वो एक पैरेलल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू करें. वी आर मूविंग थ्रू अ वेरी यू नो हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर इस वक्त हम अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हैं, और इंशाल्लाह ताला इससे बाहर निकलेंगे. लेकिन इसको एज अ साइड हसल या साइड किक के तौर पे ना लें. ये आप कह रहे हैं फ्रेंचाइजी franchisee, anybody who wants to take a franchise of a certain brand should do it full time. he should do it full time. ठीक है. उसको बिल्कुल वो ना करे, उसके पोटेंशियल को समझे. दूसरा ये है कि he should have a very strong association with the brand, with the so for example अगर मेरे केस में बात करें तो उस फूड से उसकी एक बहुत you know एक बड़ी एक बड़ा पैशन होना चाहिए उसको उस चीज़ के बारे में कि दिस इज आई एम सेलिंग दिस, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू डाई डाउन इन अ वीक, क्योंकि इसमें चैलेंजेस आएंगे. तीसरा है पेशेंस. आपको पेशेंस चाहिए बहुत सारी. आपको सो यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग जिसके अंदर आपकी अपनी नॉलेज अगर ऑलरेडी नहीं है, तो यू हैव टू बिल्ड दैट. तो वो इंस्टेंट रिजल्ट्स जो है ना, उसको लेने के लिए आपके पास फिर वो होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए. अगर वो नहीं है तो उसको बिल्ड करने के लिए फिर पेशेंस होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक. आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑन. लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग. मार्केटिंग में पिछले 9 सालों में आप लोगों ने कौन कौन से चैनल्स यूज़ किए, और उनके क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा कि विच चैनल्स हैव बिन द मोस्ट. चैनल से मुराद ऑब्वियसली सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पेड एड्स, ब्लॉगर्स को बुलाना, बिलबोर्ड्स, इन स्टोर मार्केटिंग, डील्स एंड डिस्काउंट. सो इन सारों पे यानी व्हाट हैज़ वर्कड वेल फॉर योर ब्रांड एंड व्हाट हैज़ बिन द लर्निंग. अच्छा, सो जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि आई हैव अ डिग्री इन कन्वेंशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. आई फेल्ट मार्केटिंग खुद बहुत चेंज हो गई है एज वी नो इट इन द पास्ट 9 years. मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वे दैट वी आर लाइव इन अ टाइम जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर या जनरली इन द वर्ल्ड बट पर्टिकुलरली इन द डिजिटल एज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं. सो एज ऑफ नाफी, सो हाँ, अच्छा,
जो प्रिसिशन इन मार्केटिंग है, ये लग्जरी अब सिर्फ मार्केटर्स के पास सिर्फ डिजिटल मीडियम के थ्रू ही पॉसिबल है, राइट? सो आप एक यू कैन स्पेंड टेंस ऑफ टन्स ऑफ मनी ऑन अ बिलबोर्ड, और आपका प्रोडक्ट जो XYZ प्रोडक्ट आप उसके ऊपर मार्केट कर रहे हैं, यू माइट नॉट बी वेरी स्पेसिफिक टू द डेमोग्राफिक्स दैट यू आर आफ्टर, सो डिजिटल अफोर्ड्स दैट लग्जरी कि आप बड़ा प्रिसाइज कर सकते हैं कि हमने इतने ख़वातीन को फॉर इंस्टेंस इतने मर्दों को हमने एक ऐड दिखाना है और उनकी डेमोग्राफिक्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को नज़र आएगा, सो दैट प्रिसिशन इज़ देयर। सो ऑब्वियसली माई आंसर इज़ के डिजिटल मीडियम्स के ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म इस वक्त अवेलेबल हैं, उसमें जो नेमली फेसबुक है, इंस्टा है, अब वो अब आई एम हियरिंग गुड थिंग्स अबाउट टिकटॉक एंड स्नैपचैट, इनके ऊपर भी एक पूरी एडवर्टाइजमेंट की एक एडवर्टाइजमेंट स्प्री आ रही है, सो टू स्पीक। तो ये मीडियम्स बहुत इफेक्टिव हैं। इसको आप अच्छा, दूसरा ये है कि देयर इज़ अनदर साइड जो इन मीडियम्स को यूज़ करते हैं, इन मीडियम्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो ब्लॉगर्स या वो वीलॉगर्स या वो जो डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, उनकी एक अपनी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और I feel, or naturally we are living it on a day-to-day basis as well. There's so much variety and so much content out there. Okay, as a consumer also you feel very with so many choices, you feel a little overwhelmed. कि इस चीज़ को हमने कैसे narrowing down the option has become a problem itself. एक जब भी मैं पर्सनली भी रेस्टोरेंट ओनर से बात करता हूँ, एक सवाल जो बड़ा एक क्रिटिकल होता है उनके लिए, क्योंकि नॉट एवरी वन कम्स फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, राइट? डिफरेंट पीपल हैव स्टार्टेड रेस्टोरेंट। Sure. तो वो ये होता है टू हायर एन एजेंसी फॉर मार्केटिंग और टू डू इट इन हाउस। व्हाट्स बिन योर एक्सपीरियंस? शुड दे हायर एन एजेंसी? व्हाट हैव यू बिन डूइंग? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें, सो अगेन आप अपने सबसे पहले तो अपने स्किल सेट को देखें, यू हैव टू रियलाइज कि अगर, सो फॉर एग्जांपल इफ यू कम फ्रॉम अ नॉन मार्केटिंग बैकग्राउंड, as an entrepreneur that should not be the deal breaker as long as you are willing to compensate by working hard on that area, right? So for example if I am a non marketer, ठीक है, so मैं marketing के इस चीज़ को पहले समझूं, पहले maybe there's a paradigm shift that is involved, I might not be very pro marketing so to speak, मैं manufacturing background का हूँ, तो वो तो वैसे ही एक कि मार्केटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ही इंजीनियर्स और मार्केटिंग के दरमियान एक वो रहती है हमेशा टसल। सो आई थिंक वो दैट वे एज एन एंटरप्रेन्योर आप उस चीज़ को सबसे पहले ब्रिज करें, दैट वॉइड दैट यू नीड टू फिल, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। और उसके बाद आई फील के जो इन हाउस मार्केटिंग है ये परहैप्स उस वक्त आती है जब आप यू हैव ग्रोन फिनोमिनली और आपको सो आपके पास आपका बिजनेस उस स्केल के ऊपर पहुंच चुका है जहाँ पे उसको आउटसोर्स करना इज़ नॉट गुड फॉर द ब्रांड। सो आई थिंक फॉर द स्टार्टअप्स आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप स्टार्ट करें बाय आउटसोर्सिंग इट टू समवन और वहाँ से अपना लर्निंग कर्व भी बिल्ड करें और उसके बाद थिंक अबाउट हैविंग समथिंग इन हाउस। I certainly agree with you, and I think this is generally what I also recommend to restaurant owners के, क्योंकि यू हैव टू पिक योर बैटल्स। जब आप 0 to 1 की जर्नी कर रहे होते हैं, पहला आउटलेट खोल रहे हैं, तो देयर आर 10 थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन। प्रोडक्ट हैज़ टू बी परफेक्ट, स्टोर ऑपरेशंस हैं, मार्केटिंग है, सो जो भी चीज़ आई थिंक ऑपरेशंस आप कभी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते, हायरिंग नहीं कर सकते आउटसोर्स्ड, और बहुत सारे यानी सोर्सिंग आउटसोर्स नहीं कर सकते। बट जो रिलेटिवली जिसमें टैलेंट अवेलेबल है वो एजेंसीज़ हैं मार्केटिंग की, जहाँ पे रिलेटिवली ट्रेन टैलेंट थोड़ा मिल जाता है, सो वहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक जो इस वक्त एज वी स्पीक इन मई 2022, डॉलर हैज़ हिट 200 रुपीज़ रिसेंटली, एंड इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, आपने भी अभी मेंशन किया। ऐसे पर्सपेक्टिव में जब हम फाइनेंस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, P&L पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, हाउ soon should restaurants increase their prices or should react to this inflation, और उसका आप बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं ओवर ईयर्स? देखिए, नी जर्क रिएक्शन तो कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर प्राइसिंग इंक्रीज कर रही है इन्फ्लेशन, तो आपको उसको एज लॉन्ग एज यू शुड एब्जॉर्ब इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आप इन्फ्लेशन को प्रोवोक नहीं करना चाहते। सो जब सारे अपने अपने लेवल के ऊपर इस पार्ट को प्ले करेंगे कि एज मच एज पॉसिबल नेचुरली बिजनेस गॉट टू रन,
दे हैव गॉट फैमिलीज टू फीड, नेचुरली एक इम्पैक्ट जो है इवेंचुअली इनएविटेबल हो जाता है, बट नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यू नो। सो मतलब इस चीज़ को परहैप्स इन्फ्लेशन की मूव हो रही है, एज मैं पाकिस्तानी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस इमीडिएट रिएक्शन को अवॉइड करें और देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री जो है टू अ लार्ज एक्सटेंट वो काफ़ी डोमेस्टिक रिसोर्स के ऊपर कैपिटलाइज हो रही होती है। देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे आप उस इन्फ्लेशन वेव को राइड करने के लिए आप प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई टू योर कंज्यूमर कि जी मैंने तो इस वजह से प्राइस बढ़ाई है। सो आई थिंक नी जर्क रिएक्शन को अवॉइड करें, मिटिगेट करें एज मच एज पॉसिबल, उसके बाद जब इनएविटेबल हो तो प्राइस बढ़ाएं और इसका अच्छा डिज़ायरेबल इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर कभी भी नहीं आता। सो नेचुरली जिस हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रो कर रही है, नेचुरली वो बेसिकली सरपास कर रही है विद द लेवल ऑफ इनकम दैट इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान, तो वो बिज़नेस के लिए एक अनफॉर्चुनेट टाइम हो जाता है। तो द कॉस्ट ऑफ business is going up, the level of income virtually remains the same, so eventually you understand कि you will start cutting down on the expenses, ठीक है। So I don't want to be cut down as an expense as far as my business is concerned, but I'm sure the same sentiment is possessed by the automobile industry as well, you know, and every business out there, so nobody is immune. अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक जो भी एस्पायरिंग पिज़्ज़ा का कोई ब्रांड अगर शुरू करना चाहता है, सो व्हाट वुड योर एडवाइस भी कि फ़ूड कॉस्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी को या दूसरे एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट करेगी? थोड़ा सा ओपन एंड क्वेश्चन है, इसलिए कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप पोजीशन अपने आप को किस मार्केट में करना चाह रहे हैं। ए बी ये है कि आप कौन सी क्वालिटी देना चाह रहे हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि आपका मॉडल कितना स्केलेबल है। आप एक बहुत छोटी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, नेचुरली आपकी कस्टमर मार्केट बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर आप एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट के अंदर या किसी मेन स्ट्रीम मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, सो आपकी एस्पिरेशन और आपके जो द काइंड ऑफ कंज्यूमर्स दैट यू वांट टू अट्रैक्ट वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो आई थिंक वो अच्छा उसकी वजह से वो बिल्कुल वेरी कर जाएगा, ठीक है। सो पिज़्ज़ा के अंदर द काइंड ऑफ the quality that we have, alhamdulillah, the kind of ingredients that we use, हम highest end ingredients इस्तेमाल करते हैं, right? So हमारी food cost जो है वो normal pizza chain से हमेशा ज़्यादा रहती है, right? But to answer it, just trying to quantify it, I think if you are residing in a very good quality, if you are residing between 40 to 50%, you are good. बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा टैलेंट और एचआर वाली पर्सपेक्टिव से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। टोटल एम्प्लॉइज़ अभी कितने होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में? So 150 plus. 150 प्लस, दैट इंक्लूड्स राइडर्स, किचन स्टाफ्स, एवरीथिंग? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्या चैलेंजेस देखते हैं? क्या स्किल सेट से आप सेटिस्फाइड हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, और क्या क्या चैलेंजेस उसमें आपको फेस होते हैं, या किसी भी जो भी एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो दे शुड कम विद अ माइंडसेट कि यार ये कुछ चैलेंजेस आते ही आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए? अच्छा देखें, स्किल सेट पाकिस्तान में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से आपका वो स्किल सेट ग्रो नहीं कर पाता। अच्छा, दूसरा ये है कि अब मैं काम कर रहा हूँ किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अब चलें हम पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, हम इसी की एग्जांपल लेते हैं। मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ? Am I really passionate about what I'm doing? या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यार I have a family to feed? इससे ना सारा का सारा जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाता है। सो इफ आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लव, तो नेचुरली नॉट ओनली दैट आई एम गोइंग टू एंजॉय माय टाइम व्हाइल आई एम एट जॉब, मैं उसको सीखने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। अच्छा, लेकिन चले हम ये अज्यूम करते हैं फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जॉब करनी है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं, हम लोग खुद बहुत ज़्यादा गिविंग एटीट्यूड के ऊपर होते हैं व्हेन वी आर हायरिंग समबडी, बिकॉज वी हैव टू ट्रेन दैट इंडिविजुअल। और फूड इंडस्ट्री के अंदर रिटेंशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। सो यू ट्रेन समबडी, यू इन्वेस्ट इन समबडी, यू नो, सो जब एंड फाइनली व्हेन ही इज प्रोडक्टिव, यू नो, कोई ना कोई और उसको ले जाता है बड़ा उसके ऊपर। सो कौन सी दो चीज़ें आप ऐसी करते हैं जिससे वो रिटेन होता है जब टैलेंट को आप ट्रेन कर लेते हैं? देखें, कल्चर कंपनी का क्या है आपका, आप
सो एज एन एम्प्लॉई द ब्रांड दैट आई एम वर्किंग विद, क्या मैं उसको प्राउडली बताता हूँ लोगों के सामने कि यार दिस इज़ द कंपनी दैट आई वर्क फॉर, यू नो दिस इज़ द कंपनी, बिकॉज कंपनी का जो कल्चर है वो बहुत डिफाइन कर रहा होता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो पहले दिन से हमारे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं, वो आज तक चल रहे हैं, आज तक काम कर रहे हैं। सो आई थिंक कल्चर एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितना ज़्यादा, हाउ मच आर यू स्पेंडिंग इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कितना, ट्रेनिंग इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ रिटेंशन। So if the employee is getting something, you know, besides the salary also, that culture and that training, there's a very fair chance that you'll be able to retain that person. बिल्कुल ठीक। अगर हम प्रोसेस और ऑपरेशंस की तरफ आते हैं, मैकडोनल्ड्स को हम देखते हैं, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट्स, नैंडोज, जो भी QSR चेन्स हैं पाकिस्तान में और ग्लोबली भी, आई थिंक उनकी जो आपसे भी अभी जब टॉक से पहले बात हम कर रहे थे कि उनकी सक्सेस उनके टेस्ट में या फ्लेवर्स में शायद नहीं हो, बल्कि उनकी एक्सपेंडेबिलिटी में, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन में है। आप क्या समझते हैं कि एक पिज़्ज़ा ब्रांड को स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कौन से की प्रोसेसेस हैं, 3, 4, 5, जो स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी इफ़ दे वांट टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, वांट टू ग्रो बियॉन्ड 5 आउटलेट्स फॉर एग्जांपल? सो बेसिकली आप स्टार्ट करें अपनी रेसिपी के साथ, आप ये देखें कि इस रेसिपी की स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल है। इनहेरेंट नेचर ऑफ द बिजनेस के अंदर, डू यू अफोर्ड दिस लग्जरी दैट यू कैन स्टैंडर्डाइज इट। अच्छा, उसके बाद आपके बिजनेस की अपनी स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी हमेशा कपल्ड होता है विजन के साथ, कि विजन ये है, स्केलेबिलिटी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है लेकिन विजन नहीं है, स्केल नहीं हो पाएगा, राइट। मैं अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि पिज़्ज़ा हमारे पास आया, यू नो, इटली से नॉर्थ अमेरिका गया, और नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क इज़ द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर पिज़्ज़ाज, और वहाँ से फिर वो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल, शायद इटली ने नहीं किया उसको ग्लोबल, उसको अमेरिका ने किया। तो हमारे मुर्ग चने क्यों नहीं ग्लोबल हुए, या हमारी हलवा पूरी क्यों नहीं ग्लोबल हुई? सो हु सेड दैट यू कैन हैव व्हाटएवर फूड यू लाइक, यू नो, इन अमेरिका एंड नॉट हैव हलवा पूरी और सिरी पाए फॉर दैट मैटर, यू नो। सो आई थिंक बोथ माइंडसेट कि जी हमने उसको उस लेवल पे प्रोपेगेट करने की कोशिश नहीं की, या हमारा विजन नहीं था। तो आपके सो इसके अंदर ये है कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्डाइजेशन करनी है वो रेसिपी की करनी है, फिर हमने बिजनेस की स्केलेबिलिटी देखनी है, हमने इक्विपमेंट देखना है। दैट इक्विपमेंट आल्सो शुड बी इन अ पोजीशन कि वो आपको, शायद फॉर एग्जांपल अगर आप सारी दुनिया का प्लान रखते हैं इसको लेके जाने का, तो सारी दुनिया के अंदर वो अवेलेबल हो सकता है, बिल्कुल सही। क्या वो होम ग्रोन है या आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, और जो पीछे कंपनी है वो भी इतनी तगड़ी है कि वो आपके इस एम्बिशन को टू ग्रो सपोर्ट कर पाएगी। बिल्कुल ठीक। आई थिंक जो पिज़्ज़ा का अमेरिका से जो एक्सपोर्ट होना है, उसके कल्चरल और इकोनॉमिक डोमिनेंस भी एक पार्ट है। जनरली टॉप डाउन हम जो आज वेस्टर्न कल्चर है वो इसलिए वेस्ट से आ रहा है क्योंकि वो इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेंस है, अदर देन द फैक्ट कि ऑब्वियसली दे वर एबल टू सक्सेसफुली बिल्ड सर्टेन ब्रांड्स एंड प्रोसेसेस, जो कि मैकडोनल्ड्स आप रशिया में खाएं, आप US में खाएं, आप चाइना में खाएं, आप पाकिस्तान में खाएं, वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़, 90% उसकी एसेंस वो मेंटेन रखते हैं उसको। 90% से भी ज़्यादा सा है, 90% वो दे आर एबल टू रिमूव दोज बैरियर्स। वो स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने बिल्कुल सिंपल कर दिया, यू नो, उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया प्रोसेस को बिल्कुल। हर टास्क का एक अपना, उन्होंने उसको क्वांटिफाइबल टास्क बनाया, और उसको इफ यू कैन मेजर यू कैन कंट्रोल, राइट, दैट इज द रेसिपी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आई थिंक कोविड के पर्सपेक्टिव में जो पिछले 2 साल गुजरे, और उससे अगर हम पहले भी देखते हैं, तो पिज़्ज़ा जो है वो पहली चीज़ थी जो डिलीवरी से सबसे ज़्यादा लिंक की जाती है। परहैप्स डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट जो हैं, ये आज से 10 साल 15 साल पहले से डिलीवरीज कर रहे थे। क्या चेंज आपने देखा पाकिस्तानी कंज्यूमर के बिहेवियर में, कि डाइन इन पिकअप का जो बिज़नेस डिलीवरी पे मूव हुआ? बिकॉज वी ऑपरेट इन द इंडस्ट्री, वी नो कि एट सम पॉइंट तो वो 100% डिलीवरी ओनली हो गया था जब लॉकडाउन्स थे, बट अब वो वापस जो इक्विलिब्रियम रीच हुआ है, वो वेयर डज दैट स्टैंड? और और दूसरा सवाल ये है कि जो डिलीवरी चैनल्स आप जो हैं, जिसमें कॉल सेंटर से आपको ऑर्डर आते हैं, आपकी अपनी ऐप से, वेबसाइट से ऑर्डर आते हैं, और फिर थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स से आते हैं, हाउ डू यू सी दैट मिक्स? और उसमें एज अ बिज़नेस आपकी स्ट्रेटेजिक जो डायरेक्शन है वो किस तरफ ज़्यादा होती है? अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगा इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ कि पिज़्ज़ा इज़ द मोस्ट वाइडली डिलीवर्ड फूड ग्लोबली। इससे ऊपर किसी का कंट्रीब्यूशन डिलीवरी बिजनेस के अंदर तो नहीं है। सो दैट वे वी आर
ऑलरेडी इन स्पेस, NY212 जो स्पेस के अंदर है, स्पेस के अंदर ये उसी बहुत बड़े सेगमेंट के अंदर कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के ना थोड़े से डायनामिक्स अगर हम उसके ऊपर अगर बात करें, पाकिस्तान की डायनामिक्स में फूड एक बहुत बड़ा लेजर है। हमारे वतन अजीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ टू सेलिब्रेट, to have to celebrate occasions, to have some get-togethers, और उसमें ज़ाहिर है वेदर का भी एक कॉन्स्ट्रेंट है, और उसमें बाकी आउटडोर एक्टिविटीज़ और द लैक ऑफ देम, इसका भी एक कॉन्स्ट्रेंट है। तो फूड रिमेन्स द मोस्ट चेरिश्ड एक्टिविटी, ईटिंग आउट। सो डिलीवरी, यस, कोविड की वजह से काफ़ी गेम चेंज हुआ। हमने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर किया। आवर टीम ज़बरदस्त रोल प्ले किया इन्होंने, इतनी एजिलिटी के साथ इन्होंने, इतने इंड्योरेंस के साथ इन्होंने। कोविड तो सारी दुनिया घरों में बंद हुई हुई थी, लेकिन हमारे लोग काम कर रहे थे रेस्टोरेंट्स के अंदर, ठीक है। दे वर टेकिंग एक्सपोजर्स एंड दे वर टेकिंग दोज रिस्क्स जो कि घर में बैठे हुए लोग नहीं ले रहे थे। तो कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छा काम किया टीम ने इस सारे अरसे के अंदर, और अपने आप को बिल्कुल कम्प्लीटली। हमारा मॉडल जो है वो 50 to 70% इट इज़ हिंज्ड ऑन डाइन इन। सो वो सारा का सारा 100% वो चला गया डिलीवरी के ऊपर। तो नेचुरली एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई, जिसकी वजह से एक मार्केट इटसेल्फ बहुत ज़्यादा ग्रो की। तो जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स थे, वो भी कॉन्सिक्वेंटली ग्रो किए, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ग्लोबली। एक उसका एक इनडायरेक्ट जो ब्लेसिंग हुई, इनडायरेक्ट ब्लेसिंग ये हुई कि डिलीवरी ने एक अच्छा टेक ऑफ किया इस वजह से। और इन टर्म्स ऑफ चैनल्स आप क्या ब्रेकअप देखते हैं, या और स्ट्रेटिजिकली कौन से चैनल्स को आप ज़्यादा समझते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के बिज़नेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बिटवीन कॉल सेंटर जो लोग फ़ोन पे ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर जो आपके अपने डायरेक्ट डिजिटल चैनल्स हैं जैसे ऐप्स हैं, वेबसाइट है जो आपकी अपनी हैं, और प्लस फिर थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स हैं? अच्छा, आई फील कि लार्जली डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू मार्केट द ब्रांड ऑब्वियसली, और आपका जो ऑर्डरिंग सिस्टम है वो कितना यूज़र फ्रेंडली है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आपने ए उसको मार्केट कैसे करना है, एंड बी हाउ इज़ द एक्सपीरियंस व्हेन यू आर ऑर्डरिंग दैट फूड। सो कस्टमर जो है वो ज़्यादातर आपके अपने ब्रांड से वो एक्सपेक्ट करता है ऑर्डर करना, ज़्यादा एसोसिएट करता है वो एक्चुअली उसके साथ। और so marketing is responsible for creating the necessary awareness obviously, and for bringing the customer onto the platform, and then he's left with the choice of whether to talk and order directly from the brand, या वो उसको किसी एग्रीगेटर के थ्रू वो ऑर्डर कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक। सो आई थिंक व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज़ टू आइडेंटिफाई कि जो ब्रांड का अपना कनेक्शन है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो नेचुरली वो ब्रांड से डायरेक्टली ऑर्डर करने आएंगे लोग। एंड आई थिंक अदरवाइज वो सिर्फ वो फिर एक डील के उसमें ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाता है खाली, तो वो फिर इतना लॉयल नहीं रहता। सो वो परहैप्स वो अच्छा एग्रीगेटर के लिए परहैप्स इट्स अ विन विन, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ब्रांड। सो आई थिंक ओवरऑल आपका जो प्लेटफॉर्म है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो लेके आए कस्टमर को अपने पास, और आप उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा बनाएं बैक एंड के ऊपर, आप उसमें चीज़ें ऐड करें, अपने पास पेमेंट गेटवेज ऐड करें, अपने पास अपनी ऑफरिंग्स बेहतर करें, कस्टमर आपके पास से ऑर्डर करें। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला, मैं गया ताइवान और थाईलैंड वगैरह गया, वो बिज़नेस हमारा ऑफिशियल एक ट्रिप था। वहाँ पे मैंने एक चीज़ लर्न की कि जो रेस्टोरेंट्स थे, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में था, तो मैंने सोचा कि देखूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ नज़र आई, वो ये थी कि जो प्राइवेट एक्विटी ग्रुप्स होते हैं, large private equity groups, they own hundreds of brands. अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाते हैं, सऊदी में, यूएई में, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स भी हैं, वहाँ पे हम ये कल्चर देखते हैं कि एक फैमिली ऑफिस होता है जिसने 20-25 ब्रांड्स ओन करता होता है वो। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो प्रोफेशनल्स आए ही नहीं, ना प्रोफेशनल कैपिटल आया, ना प्राइवेट एक्विटी ग्रुप्स आए कभी। यानी वी डोंट नो, सो परहैप्स KFC इज़ ओन्ड बाय अ प्राइवेट एक्विटी ग्रुप, कुछ फैमिली ऑफिसेज हैं, मैकडोनल्ड्स इज़ ओन्ड बाय अ फैमिली ऑफिस, पिज़्ज़ा हट इज़ ओन्ड बाय अ फैमिली ऑफिस, बट देयर इज़ नो प्राइवेट एक्विटी ग्रुप पर से जो किसी और का फंड मैनेज कर रहा हो और वो कोई ब्रांड्स ओन करता हो। What do you think is the reason? Are we not big enough? Is the market not big enough? Are we not mature enough? मार्केट तो बहुत अच्छी है हमारी। Okay. Just by the sheer population that we have, alhamdulillah, fourth largest in the world.
अच्छा, उसके ऊपर फिर फूड मार्केट की जब मैं बात करता हूँ तो फूड मार्केट है 65% पॉपुलेशन इज़ बिलो 30, सो वी आर एक्चुअली सिटिंग इन अ वेरी यंग पॉपुलेशन। बिल्कुल ठीक। तो ये वाला हमारा आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है कि हमारे पास पॉपुलेशन नहीं है। आई थिंक वी आर अ कंट्री वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज अ राइट फॉर फूड बिजनेस, वेरी राइट, हम्म एंड देन ऑफ कोर्स इट इज ready to burst as well. हम्म So I think we are not even scratching the tip of the iceberg as far as the market and as far as the overall size of the market is concerned. अच्छा, आपका ये दूसरा पॉइंट है कि ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे भी रीज़न ये है कि पाकिस्तानियों में से कोई इस चीज़ को लीड नहीं कर रहा, इस कॉज को कोई चैम्पियन नहीं कर रहा। हमें थोड़ा सा ना यहाँ पे अपनी थोड़ी सी सोल सर्चिंग हमें अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर भी करनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल, जिस आपने ताइवान की एग्जांपल दी या थाईलैंड की, बड़ी रेलिवेंट बड़ी पर्टिनेंट एग्जांपल है। यही ग्रुप, सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं हाइपोथेटिकली, और आप जाके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते कि मैं पाकिस्तान में आके सो आई हैव गॉट डजन्स ऑफ ब्रांड्स अंडर माय अम्ब्रेला, और मैं दिस इज द पोर्टफोलियो इन पाकिस्तान इज वेरी रिवॉर्डिंग, सो that success story would stir up a lot of excitement among the investors. So investors ko, we have to realize that investors do not have to be loyal to one nationality or the other, you understand that, ठीक है, पानी है अपना रास्ता बना लेगा। So I feel investors that way, the only perhaps जिस चीज़ को religiously इनको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान की मार्केट बहुत रिवॉर्डिंग है। अच्छा, या हम उनको पिच करें ये आइडिया इस तरीके से, मार्केट इस लेवल पे एजुकेशन करें उनकी कि यार दे शुड कम टू पाकिस्तान और स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद अस, या हम इन ग्रुप्स को खुद चैंपियन करना शुरू करें, इन कॉजेस को खुद चैंपियन करना शुरू करें, एंड देन व्हेन डेमोन्स्ट्रेट दैट, फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलते हैं, आप समझते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आपकी सक्सेस स्टोरी नरेट करना इज वेरी इजी। डू यू प्लान टू कॉर्पोरेटाइज योर बिजनेस? आई नो कि अभी करंटली यानी आप हैं, आपके भाई आपके साथ ओन करते हैं, इज देयर अ प्लान कि हम इसको एक फैमिली ओन्ड बिजनेस से कॉर्पोरेट बिजनेस बनाएं, एंड व्हाट वुड दैट जर्नी लुक लाइक इफ दैट इज़ अ गोल? अच्छा, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया जी। इनफैक्ट आई वुड से कि ये चीज़ हमारी सीडेड थी इन द फिलॉसफी व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। सो इसको आगे लेके जाने के लिए भी एग्जैक्टली यही होगा। व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी हैव created departments, we work like an organization, policies के साथ, with strategies, with the outlook on the growth of the business, of the market, and then where to expand, how to expand, who to partner up with and things like that. और going forward भी इंशाअल्लाह हम इसको सो आई थिंक जब आप एक कॉर्पोरेट की जब आप बेसिस फॉर्म कर लेते हैं उसके बाद आप सिर्फ स्केल कर रहे होते हैं, राइट? सो फिर योर साइज इज ग्रोइंग, अदरवाइज द फंडामेंटल्स आर ऑलरेडी इन प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक जो एक की स्टेप होता है एक फैमिली बिजनेस को एक कॉर्पोरेट बिजनेस में कन्वर्ट करने में, वो होगा कि जब आप सीईओ से हटकर आप बोर्ड पे आ जाएंगे और सीईओ जो होगा एक इंडिपेंडेंट सीईओ होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। व्हेन डू यू सी दैट हैपनिंग? 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स? आई थिंक उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो द क्वेस्ट इज टू मेक इट इंटरनेशनल, और उसके बाद फिर ये वाले स्टेप्स लिए जाएंगे। सो उसके अंदर जब तक एक डाइवर्स मार्केट जो है वो प्ले में नहीं आती, जब तक जो रूल्स ऑफ द गेम है वो जनरली चेंज नहीं होते। सो उनको चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि आपका साइज जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। बट से अगर इफ आई हैव टू पुट अ नंबर आउट देयर, आई वुड से 5 years शुड बी। एंड आई वुड टोटली एग्री विद यू कि उसमें जल्दी इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में वो ट्रेन टैलेंट नहीं है। एब्सोल्युटली। जिन ब्रांड्स ने स्केल किया है वो सब फैमिली ओन्ड थे और वो नॉलेज विद द फैमिली अवेलेबल है। देयर आर नो सीईओज अवेलेबल हु हैव बिल्ट 5 brands 10 brands, ऐसे नहीं है कोई मौजूद। ये एक बड़ा चैलेंज आता है व्हेन यू गो एंड लुक फॉर हायर मैनेजमेंट। यानी एक तो टैलेंट के एक आपका ऑपरेशनल स्टाफ है, बट जब आप टॉप टियर मैनेजमेंट पे, हायर मैनेजमेंट में जाते हैं, देयर आर नो CFOs अवेलेबल हु हैव 10 years of experience in managing restaurant P&Ls. Absolutely. Right? वो एक बड़ा चैलेंज है। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो कनेक्ट्स विद जो आपका प्रोफेशनल कैपिटल जब नहीं होता। जब फैमिली ऑन बिजनेस है तो एसेंशियली जो काम कर रहा है वो एक ही ब्रांड पे कर रहा है, वो एक सेट का एम्प्लॉई है, वो वही काम कर रहा है। जब प्राइवेट इक्विटी ग्रुप ओन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट होती है। और एक डिफरेंस जो मेजर आ जाता है कि जब आप, क्योंकि जो
एक इंडिविजुअल ओनर होता है जिसको हम अपनी ज़बान में सेठ कहते हैं, वो बिल्कुल। सेठ सारी डिसीजन मेकिंग खुद करता है, तो वो फाइनेंस मैनेजर या सीएफओ है वो कभी ग्रो ही नहीं करता उस तरह, एग्जैक्टली। क्योंकि वो फैसले खुद कर ही नहीं रहा होता। प्राइवेट बिल्कुल। इक्विटी ग्रुप अगर ओन करता होता है तो वो सीएफओ ने सारे डिसीजंस या सीईओ ने वो डिसीजंस या फाइनेंस मैनेजर ने वो डिसीजंस खुद लेने होंगे, जिससे उसकी ग्रोथ आती है और वो मेच्योरिटी होती उनके है। पास मैंडेट्स होते हैं, उनके पास एक बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड किस्म की अप्रोच एग्जैक्टली। होती है, एंड दैट वर्क्स फिनोमिनली वेल फॉर द ब्रांड्स, स्पेशली द वंस हु आर एस्पायरिंग टू ग्रो इंटरनेशनली। डू यू सी योरसेल्फ एग्जिटिंग फ्रॉम दिस बिजनेस एवर? नॉट फॉर नाउ। नॉट फॉर नाउ। अभी तो एग्जिट प्लान, क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द ब्रांड, वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ इट टू एज वेल, तो आई थिंक अभी एग्जिट नॉट फॉर नाउ, बट मे बी लेटर ऑन जाके जब क्या रेस्टोरेंट ओनर्स जो एस्पायरिंग हैं या सिंगल आउटलेट पे बैठे हुए हैं उनको कैसे बताएंगे कि अब 1 से 5 वाली जर्नी जो है उसमें क्या करना चाहिए? पेशेंस रखनी चाहिए। और टाइम्स में ये सोचना चाहिए, जब स्पेशली व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रिवॉर्डेड, स्पेशली व्हेन यू आर रेडी टू गिव अप ऑन द ब्रांड, स्पेशली व्हेन यू वांट टू सेल आउट योर ब्रांड, एट दैट टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये मेरी फेवर के अंदर आ जाएंगी। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये आपकी ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ है, राइट? सो बिलीव करें दैट एवरीथिंग दैट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग when you enter into a business, especially if you do not have the experience. और आपकी अपनी, how determined are you, how loyal are you to your own cause, and you know, don't make it a affair with a friend, as in the business. Believe in it and nurture it, grow it, and तो उसके बाद जब वो ग्रो करेगा तो फिर आपको उसका एक बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन जिसके बाद हम एंड करेंगे। अब एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस करना चाहते हैं जो स्पेशली आपकी तरह के मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, 8-10 साल फॉरेन एजुकेशन है या पाकिस्तान के अच्छे इदारों से तालीम हासिल की हो, इफ़ दोज पीपल वांट टू मेक दैट जर्नी फ्रॉम देयर कॉर्पोरेट जॉब्स इनटू बिजनेस, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? हाउ शुड दे प्लान दैट जर्नी? अपनी जो कोर आइडियोलॉजी है ना, उसको आप बेस करें वैल्यू एडिशन के ऊपर, ठीक है? हमेशा बड़ा सोचें, कभी भी अपने आप को कन्फाइन ना करें कि मैंने पैसा बनाना है या सिर्फ पैसा बनाना है। मतलब पैसा बनाना इज़ फाइन, उसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन अपने आप को कन्फाइन मत करें। अपने मुल्क के लिए बड़ा सोचें, बड़े आइडियाज़ के ऊपर काम करें और रिस्क लें। Thank you so much, Rashid bhai, for joining us. It's been a pleasure, and I think I'm very inspired by this talk. And I think this is a sort of a byproduct of this series कि हम सब इस बड़ी सोच की तरफ आएँ, अपने से आगे सोचें और पैसे के beyond सोचें. And I think that will probably going to drive the economy forward and solve a lot of issues that we are currently facing. And thank you so much for that. Thank you very much for having me, Sair.